600 टच नहीं कर रहा है, 500 टच नहीं कर रहा है, ऑन एन एवरेज मतलब लोगों का 300, 350, 400 तक स्कोर रह जा रहा है, हाँ या ना? तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं जहां पे आपका ब्रेन प्रोसेस करता है चीजें, ब्रेन समझता है, प्रोसेस करता है, सुनता है, देखता है एंड देन आपको फोर्स करता है कि आपको क्या चीजें करनी है। तो फ्लो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप बुक खोल के बैठे हो, टीपीपी खोली हुई, मॉड्यूल खोला हुआ है कि सवाल भी देखते जाएं जरा बन रहे हैं नहीं बन रहे, बनेंगे बट पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको बार बार मैम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। ऐसे मत करो कि याद की और उल्टी करके आ गए पेपर में। एनटीए ने ये थोड़ी बोला है सीधा सवाल दे देंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं, पेपर क्या टर्न ले सकता है ये हमें खुद भी नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ या ना? या तो आप अपनी बॉडी की वायरिंग ही वैसे कर लो कि ना सोए, ना खाए, ना पिए, तब भी चीजें काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं काम करती, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ, तो कोलैप्स हो जाओगे। ब्रेक का ये मतलब नहीं होता कि वेब सीरीज लगा ली और एक हाथ में पॉपकॉर्न ली और एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली और लगे वो वेब सीरीज देखने में, नहीं मैम। पेपर में सॉल्व तो कर रखा है, लेके आए हैं पेपर दिखाने के लिए, मैम सॉल्व कर दिया लेकिन ओएमआर में मार्क नहीं किया, फायदा हुआ उसका कुछ? बैठ जाओ बेटा। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया सब? अच्छा, बोर्ड पे तो तुम ही लोगों को दिख रहा होगा कि लाइक हमारा सेशन आज के किस बारे में है। तो बेसिकली आप सब लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे हो अभी मेरे से, राइट? बट स्कोर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे अपने टेस्ट के कि कहीं ना कहीं स्कोर्स में लैग है, मे बी 400 टच नहीं कर रहा है, 500 टच नहीं कर रहा है, ऑन एन एवरेज मतलब लोगों का 300, 350, 400 तक स्कोर रह जा रहा है, हाँ या ना? ये इश्यूज फेस कर रहे हो? बैकलॉग्स का इशू है, आज सुबह ही बच्चे आए थे मैम बैकलॉग है और बहुत सारा बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, क्योंकि बैकलॉग क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्कोर भी नहीं बढ़ेगा, है ना? तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज, मैंने अपने करियर में जितना सीखा है, मैंने एज अ स्टूडेंट जितना अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी, या एज अ टीचर मुझे जितने साल हो गए हैं, तो मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज फिगर आउट की हैं बच्चों से बात करके कि बच्चे क्या गलती करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी। एट दी एंड मेरा सोल पर्पस ये है कि आप लोगों का स्कोर मैं 300 से 700 प्लस करवा दूं। मेहनत दोनों तरफ से होती है, तो मेहनत दोनों तरफ से करेंगे, समझ में आया? ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें करनी है या नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, तो आपकी एकेडमिक लाइफ में ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। आपकी स्ट्रैटेजीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला स्ट्रैटेजीज है आपकी बिहेवियरल फैक्टर्स, नहीं पहले हैं आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स, ठीक है? और कॉग्निटिव फैक्टर्स के बाद आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके बिहेवियरल फैक्टर्स हैं। इसका डिफरेंस पता है? इसका डिफरेंस पता है? अरे भाई इतनी चुप्पी क्लास में। कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ, बिहेवियरल का मतलब क्या हुआ? मेंटली आप क्या क्या कर रहे हो। देखो कॉग्निटिव फैक्टर्स या कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना है, आपको चीजें समझनी है, तो आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि हम बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो यू हैव टू बी अटेंटिव। आप सुन रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है, तो यूर थिंकिंग ऑल्सो, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपके न्यूमेरिकल जो आप सॉल्व करते हो, समझ आया? तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं जहां पे आपका ब्रेन प्रोसेस करता है चीजें, ब्रेन समझता है, प्रोसेस करता है, सुनता है, देखता है एंड देन आपको फोर्स करता है कि आपको क्या चीजें करनी है, समझ आ रहा है? तो वो सारी फैक्टर्स क्या हैं? आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स। अब कुछ ना कुछ गंदी आदतें तो सबके पास होती हैं, जैसे मेरी आदत है कि मुझसे सुबह टाइम से उठा नहीं जाता, है ना? 9 बजे वाली क्लास में कैसे आती हूँ मैं, दौड़ती भागती हुई, तो वैसे ही कुछ ना कुछ गलत आदत सबकी होंगी। तो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमारी आदतें हैं जो हम रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं, बट रेगुलर लाइफ में हम कर तो रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आया? अब ये दोनों फैक्टर्स, चाहे कॉग्निटिव फैक्टर्स हों चाहे आपके बिहेवियरल फैक्टर्स हों, दोनों ही फैक्टर्स बेटा जी ऐसे हैं
दोनों में ही आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं दैट विल हेल्प टू पुश योर स्कोर्स अप एंड कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं दैट विल पुल योर स्कोर्स डाउन। समझ में आ रहा है? पुश योर स्कोर्स का मतलब आपके स्कोर्स को बढ़ाएगा एंड पुल योर स्कोर्स डाउन का मतलब है आपके स्कोर को कम कर सकता है। समझ आ रहा है? ये सब प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात मुझे आप लोगों का स्कोर बढ़ाना ही है, तो मैं दोनों फैक्टर्स वो बताऊंगी जो पहले आपका स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक है? फिर अपनी गलतियां देखेंगे जहां जहां हम गलती करते हैं। तो पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव फैक्टर्स। आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स जो आपके स्कोर्स को इंक्रीज करेंगे। अपर एरो समझ में आ जाएगा? अब तो समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस प्रेजेंट एब्सेंट, अपर एरो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ एरो कम हो रहा है, समझ में आ जाएगा ना? सो बेसिकली आई विल बी स्टार्टिंग विथ सम फैक्टर्स जो आपके स्कोर्स को पुश करेगा एंड यू विल इंक्रीज योर स्कोर्स इवेंचुअली, ठीक है? सबसे पहली बात, बिल्कुल अभी का लाइव एग्जांपल देखो। तुम बैठे हो यहाँ पे, इफ यू आर फिजिकली जस्ट सिटिंग हियर बट मेंटली तुम्हारा है कि बाहर पनीर मोमोज बन रहे होंगे, चिली पोटैटोज फ्राई हो रहे होंगे, मैम छोड़े तो हम जाके खाएं, है ना? ये वाली चीज़ें दिमाग में घूम रही होंगी कि मम्मी ने हो सकता है मंचूरियन बनाया हो सकता है पिज्ज़ा बनाया हो, या हो सकता है दाल चावल बनाया हो, जो भी है, ठीक है? सो व्हेन यू आर सिटिंग इन दी क्लास, आपका पर्पस ये होना चाहिए कि यू हैव सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब क्या है? जब आप बैठे हो तो आपका दिमाग यही होना चाहिए। आप फिजिकली भी बैठे हो, मेंटली ऑल्सो यू शुड बी हियर, कि टीचर्स आपको पढ़ा क्या रहे हैं, टॉपिक्स क्या पढ़ा रहे हैं, चीजें क्या समझा रहे हैं, फॉर्मूलाज क्या समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यू नीड टू बी अटेंटिव इन द क्लास, बिकॉज मोस्टली बच्चे ऐसे बैठते हैं, बैठे और थोड़ी देर में ऐसे, है ना, होता है ना, और फिर कितने जनों को जाके बोलना पड़ता है मुंह धो के आ जाओ बेटा, पानी पी लो। तो आप क्लास में सिर्फ बैठने के लिए मत बैठो, प्लीज समझने के लिए बैठो। अगर इतनी मेहनत करते हो कि 9 से 2 आते हो तो एटलीस्ट मेंटली भी बैठो, सिर्फ फिजिकली मत बैठो, ठीक है? कि मैम फिर एब्सेंट मार्क कर देंगी, ठीक? सस्टेन्ड अटेंशन के बाद एक चीज, जब आप ध्यान से सुन रहे हो कि आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रही हैं, तो मतलब आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मान लो आपने किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार पढ़ा है, तो आप कॉन्सेप्ट को पहले समझोगे। जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको अप्लाई करोगे। एंड आप कॉन्सेप्ट्स को कहां अप्लाई करोगे? यू विल अप्लाई देम इन योर क्वेश्चंस एंड योर न्यूमेरिकल्स। हाँ या ना? समझ आ रहा है? तो फ्लो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप बुक खोल के बैठे हो, डीपीपी खोली हुई, मॉड्यूल खोला हुआ है कि सवाल भी देखते जाएं जरा बन रहे हैं नहीं बन रहे। बनेंगे, बट पहले जब आपको चीजें नहीं पता है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे आए हो तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हैं, कि हो सकता है चीजें आती हैं बट उतने अच्छे तरीके से नहीं आती, और डेफिनेटली अगर उतने अच्छे तरीके से नहीं आती तभी हमारे स्कोर्स कम है ना? तो पहली बात तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर ध्यान देना है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करने के बाद, कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स। समझ में आ गया? तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और फिर तब आप देखोगे कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या मैं उस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से समझ पाया या समझ पाई कि मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दे रही हूँ। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद जो हम बिल्कुल करते ही नहीं है, मैम आप बोल बोल के थक जाओ लेकिन हम नहीं करेंगे, क्या? रिवीजन। रिवीजन क्यों? अब मान लो मैं कहीं, ये मैंने चीज शायद आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, मान लो मैं किसी नए रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे किसी इंसान ने बोला कि आप सीधा जाओ, स्टेशनरी शॉप आएगी, स्टेशनरी शॉप से आप लेफ्ट हो जाना, फिर वहां पे एक आटा चक्की आएगी, वहां से आप राइट हो जाना। अब मान लो मैं पहली बार गई तो मैंने उससे फोन पे पूछ लिया कि हाँ भाई डायरेक्शंस बता दे, ठीक है बता दिया। उसके बाद मैं साल 2 साल तक ना जाऊं
और फिर दोबारा जाऊं उस जगह पे, तो क्या मैं अभी भी उस पैटर्न को सोच के, मतलब मुझे चीज याद रहेगी कि यार वो स्टेशनरी शॉप से लेफ्ट लेना था कि राइट लेना था, आटा चक्की से लेफ्ट लेना था कि राइट लेना था? नहीं याद रहेगा, हाँ या ना? आपको रोड्स कैसे याद होते हैं, आपको रास्ते कैसे याद होते हैं? जब आप डेली उस चीज को करते हो, जब आप डेली उन सड़कों से गुजरते हो, जब आप डेली उन रास्तों से आते हो। अब तो आपको रट गया होगा कि घर से इतने स्टेप चलेंगे, इस वाले गेट, मेट्रो स्टेशन के ये वाले गेट से एंट्री करेंगे, इधर जाएंगे, मेट्रो बोर्ड करेंगे, इस वाले गेट से एग्जिट करेंगे और सीधा कोचिंग आ जाएंगे, हाँ या ना? तो आप रिवीजन में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो आपने अभी पढ़ा है, जस्ट आपने तुरंत पढ़ा है अभी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो आपने अभी समझा। लेकिन ये चीज आपको याद रहे कब? मई तक, मई 2025 में आपका नीट है, हाँ या ना? तो आपका ये चीज आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क में चला जाए, दिमाग में फिट हो जाए, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए। समझ में आया? तो पहले आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स था कि आपका सस्टेन्ड अटेंशन होना चाहिए, ये नहीं कि फिजिकली यहां बैठे हो, मेंटली कहीं और हो। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा, फिर आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे और फिर आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, समझ लिया, चलो ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे भी होंगे जो आपको एक ही बारी में पढ़ के अच्छे से समझ आ गए। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको बार बार मैम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। शक्लें देखो तुम लोगों की, हाँ या ना? या मैम कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं समझ में भी आ गया, न्यूमेरिकल्स भी हो गए, लेकिन तब भी भूल जाते हैं, या कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया लेकिन सवाल नहीं लग रहा, होता है। ये सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर में से अपनी एक लिस्ट बनाओ उन टॉपिक्स की, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स की या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की जिनको आपको समझने में टाइम लगा, या आपको पहली बारी में समझ में नहीं आए, या आपको समझ में आ गए पर आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए, या आपको समझ में भी आ गए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए लेकिन भूल जाते हैं। तो आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनानी है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। आप ज्यादा समय दोगे इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करोगे, बट आप थोड़ा सा कंपैरेटिव ज्यादा टाइम दोगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तुम लोगों के? नहीं? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, आपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने, चलो ठीक है मैम अटेंटिव भी थे क्लास में, हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। देख रही हूं मैं तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे, ठीक है? तो हमने सारी चीजें कर ली मैम, कॉन्सेप्ट्स। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट्स में हमें प्रॉब्लम है। तो भाई कॉग्निटिव का हो गया पार्ट, लेकिन अब तुम इन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट का, उसको रट्टा मत मारो प्लीज। मेरे बैच में लास्ट ईयर एक बच्चा था, कोई भी पीवाईक्यू खोल दो, बुक खोल दो, बस क्वेश्चन देखेगा, ऑप्शन टिक कर देगा मैम ये है। उसने लिटरली पूरे क्वेश्चन बैंक का रट्टा मारा हुआ था। आई कैन नॉट नेम हिम, बट अगर वो ये वीडियो देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो हाय बेटा, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ, समझ जाओगे किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? वो लिटरली पूरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस के ऑप्शन याद थे उसको कि मैम ये क्वेश्चन है, ये है, ये क्वेश्चन है, ये है। सो डोंट मग अप द आंसर्स, क्रैमिंग मत करो, रट्टा मत मारो चीजों का। क्रैमिंग मतलब रट्टा मारना चीजों का, तो रट्टा मत मारो। ऐसे मत करो कि याद की और उल्टी करके आ गए पेपर में। तुम्हें वो चीजें याद भी तो रहनी चाहिए ना, तो रट्टा मार के उल्टी नहीं करनी है पेपर में। चीजों को समझो,
एनटीए ने ये थोड़ी बोला है सीधा सवाल दे देंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, नहीं, पेपर क्या टर्न ले सकता है ये हमें खुद भी नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ या ना। तो हमें अपने न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स की मगिंग नहीं करनी है, इनका रट्टा नहीं मारना है। ये नहीं कि रट्टा मार के आए, क्वेश्चन ये था मैम, आंसर तो डीपीपी या मॉड्यूल में ये दे रखा है तो यही होगा, लेकिन भैया आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, हो सकता है आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्टेटमेंट वही रखी लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, प्रेजेंट या एब्सेंट कर दिया, जो तुम लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड असाइनमेंट से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आ गया? तो थोड़ी थोड़ी हंसी तुम लोगों की आ रही है, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि अरे मैम इतना सही तो चेंज था, बहुत इजी पेपर था। स्कोर्स याद हैं? उनको याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ते हुए वो स्कोर्स याद रहने चाहिए तुम्हें, तभी तुम और मेहनत करोगे उनको बेटर करने का, ठीक है। अब ये वाले आपके फैक्टर्स थे जो आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स आपके स्कोर्स को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे बिहेवियरल फैक्टर्स, आपकी कुछ कुछ आदतें जो आपके स्कोर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। पहली बात, आपका एम्बियंस, आपका स्टडी स्पेस क्या है, व्हाट इज योर स्टडी स्पेस और व्हाट इज योर एम्बियंस, जहां पे आप पढ़ रहे हो, किस जगह पे पढ़ रहे हो। अगर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बनाया है, पढ़ने के लिए स्कूल कोचिंग कॉलेजेस बनाए हैं, कंप्यूटर का काम कंप्यूटर लैब पे ही हो सकता है या वहां हो सकता है जहां कंप्यूटर का सेटअप लगा हो, तो आपकी पढ़ाई स्पेसिफिक है आपके स्पेस के ऊपर, हाँ या ना। आपका स्टडी स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां पे यू आर नॉट इन योर कंफर्ट जोन। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिल्कुल नहीं, कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए, कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए आपकी स्टडी स्पेस में। भले ही आप सेम रूम में सोते भी हो, भले ही सेम रूम में आपका स्टडी टेबल है, या आप नीचे जमीन पे बैठ के आपने टेबल लगा लिया पढ़ने के लिए, वो आपका चॉइस है, आपको चेयर टेबल रखना है या आपको टेबल नीचे जमीन पे रख के जमीन पे बैठना है, विच इज योर पर्सनल चॉइस, जैसे आपका मन करे, लेकिन कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है। तो योर स्टडी स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, आप पढ़ने तो बैठ गए, लेकिन पढ़ोगे क्या, पढ़ने बैठे हो तो ये भी तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल, एंड ये टाइम टेबल शुड बी एज पर योर कैलिबर। मैं ये नहीं बोलती कभी भी कि जो बच्चा पढ़ाई में वीक है वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ। एक एग्जाम्पल दूंगी अभी, तुम्हें बहुत क्लियरली आज समझ में आ जाएगा। तुम लोग सोचते होंगे कि टीचर्स को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद की लाइफ में अप्लाई तो करके देखे, तब समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट होना, है ना। ऐसा लगता है कि मैम बोल ही तो रहे हो, आपकी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। देखते हैं, बात करेंगे आगे। टाइम टेबल आपको अपने कैलिबर के ऊपर बनाना है। अब ये कैलिबर डिसाइड कैसे होगा, आपके कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके वीक हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कोई सब्जेक्ट ही है जिस पे आपको ज्यादा टाइम देना है, सपोजिटली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा वीक है लेकिन बॉटनी जूओ ठीक है, तो मैं बीइंग अ ज़ूलॉजी फैकल्टी ये बोलूंगी कि बॉटनी जूओ को थोड़ा सा कम टाइम दे दो। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मत पढ़ो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो आपका ये टाइम टेबल आपके खुद के अकॉर्डिंग बनेगा। अब सेकंड, सिंपल सी बात है, जब आप देखते हो कि आपको कुछ भी चीज कुछ काम करना है, सपोजिटली मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तो
तो हम दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी वो ट्यूनिंग आ पाएगी कि मैं आपको ठीक से पढ़ा पाऊँ, आप ठीक से समझ पाओ, आप इतना ओपन हो पाओ कि आप मुझसे डाउट्स पूछो। मानो आप चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे कि मैम हम तो डाउट्स पूछेंगे नहीं, डर लग रहा है, वैसे डरने वाले तुम हो नहीं, बट फिर भी कि मैम नहीं पूछेंगे, ट्यूनिंग ही नहीं बैठेगी। तो एक सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा यहाँ पे जो तुम्हारी बिहेवियरल फैक्टर है, यू नीड टू बी अप टू डेट। मतलब अप टू डेट का मतलब कुछ कुछ तो समझ में आया, कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है वो नहीं समझ में आया मुझे। करेक्ट। मैं अभी जो पढ़ा रही हूं, मान लो मैं लोकोमोशन मूवमेंट ही पढ़ा रही हूं ना आप लोगों को, अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट। मैं पढ़ा रही हूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तुम अभी भी पढ़ रहे हो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी लास्ट ही क्लास की बात है, केमिस्ट्री में चल रहा है इक्विलिब्रियम, तुम क्लास में जू की क्लास में बैठ के केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो। तो वेरी नाइस, मतलब ऑसम। ये टैलेंट कहाँ से आता है तुम लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अप टू डेट पढ़ना है, मतलब आपकी क्लास में जो चैप्टर चल रहा है आपको उसके सिंक्रोनाइजेशन में चलना है, क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स के आपके आगे टेस्ट लाइंड अप है बेटा। तो अगर आप उस चैप्टर को करोगे ही नहीं, आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ही नहीं, तो क्या आप टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे? हाँ या ना? सो यू नीड टू बी अप टू डेट विद व्हाट? अप टू डेट विद व्हाट? टॉपिक्स और syllabus which is currently in your class। आपके करंट क्लास के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है या जो आपका टॉपिक है वो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, पहली बात। तभी आप टेस्ट को अच्छे से कर पाओगे। समझ में आया? तभी आप टेस्ट दे पाओगे, अच्छे से कर पाओगे तो बात की बात है, दे पाओगे। ठीक है, समझ में आया? अब एक चीज, बिहेवियरल फैक्टर्स में एक और सबसे, कितने नंबर का पॉइंट हो गया था? तुमसे ज्यादा तो मैं भूलती हूं आजकल। इस पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। डाइट, इधर इधर क्या हो गया? डाइट। क्या मैम मैं ज्यादा ही ध्यान देता हूं, है ना? मैं भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देती हूँ, जितना नहीं देना चाहिए उतना भी दे लेती हूँ। अब इधर आ जाओ। आप लोगों को लगता है, अभी जैसे सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि बेटा जी लंच कर लिया? मैम नहीं किया। लेकर आए हो? मैम नहीं लेकर आए हो, करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना भाई? बिना तेल के मशीन चलेगी? इंजन काम करेगा बिना तेल के? बिना खाए पिए कैसे काम करोगे? बायो स्टूडेंट्स हो तो इतना तो पता है कि बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ये भी नहीं पता? तो ग्लूकोज कहां से आएगा? हवा में से, डिफ्यूजन से चला जाएगा स्किन में। जैसे वो एक बच्चे ने बोला था ड्रॉपर का लास्ट ईयर, याद है? मैम अगर बारिश हो रही है और पानी का वाटर कूलर नीचे है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाएंगे, हम फोर्थ फ्लोर पे है तो हम विंडो खोलेंगे, हाथ बाहर निकालेंगे और डिफ्यूजन से पानी चला जाएगा तो हमारी प्यास खत्म हो जाएगी, है ना? तो तुम लोग भी ग्लूकोज ऐसे ही ले लेना, डिफ्यूजन से चला जाएगा तो बाई चांस। ठीक है, आपकी डाइट पे फोकस करो। आप लोग मानो पीजी में रहते हो, मैं मानती हूँ पीजी में या हॉस्टल में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आपको मे बी उतना अच्छा खाना नहीं मिलता हो या हेल्दी खाना नहीं मिलता हो, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अगर आप घर पे हो और तब आप डाइट नहीं ले रहे हो ढंग की, तो आपसे बड़ा नालायक इस दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन मान लो आप हॉस्टल या पीजी में रहते हो, तो बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हो अपनी डाइट के लिए? अरे आप कम से कम फ्रूट्स तो खा सकते हो, आप फ्रूट्स खरीद के रख लो, फ्रूट्स खा लो। आप सैलेड तो खा सकते हो, अगर हॉस्टल वाले आपको सैलेड नहीं देते तो सब्जी खरीद लो। खीरा छीलने में कितना टाइम लगता है? बीटरूट छीलने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट भी नहीं लगती यार। इतना तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब देखो, सबको थाली में परोसा हुआ तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो फ्रूट्स खा सकते हो, वेजिटेबल्स खा सकते हो, मतलब सैलेड वगैरह ले लो, जो भी आपको खाना है। आप उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो।
ड्राई फ्रूट्स में क्या लो, ये सबसे सही है। ये अगर आप स्टार्ट कर सकते हो, सोक्ड वॉलनट्स या सोक्ड आमंड्स। रात को सोने से पहले 2-3 वॉलनट्स ले लो, 3-4 बादाम ले लो, पानी में भिगो दो और सो जाओ मस्त। सुबह उठो, उसके बाद उनको छील के खा लो। बिना छीले खाना है, बिना छीले खा लो, जैसा मन हो तुम्हारा, बस खा लो किसी ना किसी तरह, ठीक है। और क्या ले सकते हो, मिल्क इनटेक बढ़ा दो। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दूध नहीं पचता, दही ले लो, कर्ड ले सकते हो, कर्ड भी नहीं लेनी, लस्सी ले लो। और ये कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर तो बात की बात है, वो विटामिन डी के फिर जो कैप्सूल्स आते हैं या पाउडर आते हैं तो पानी में घोल के पी लेना वो, ठीक है। ठीक, क्योंकि मुझे नहीं डाइजेस्ट होता इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं उन कैटेगरी में से हूँ जो विटामिन डी का सैशे खोलेगी, हर हफ्ते पानी में मिलाएगी और पी जाएगी, खत्म। तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ऐसी पूरी होती है। तो आपने मिल्क कर्ड, थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान रखो। अभी बोला था आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही बात बता रही हूं, नहीं सोओगे ना कोलैप्स कर जाओगे एक दिन। आप अपने दिमाग से, आपका ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही इस तरह हुआ है कि आपने एक बारी चीजें पढ़ ली, आपने एक बारी चीजें समझी, आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आपके दिमाग को टाइम चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, टाइम चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। मेमोरी कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि वो चीज जो आपने याद की है वो आपका दिमाग प्रोसेस करके उसको स्टोर करके रखे, सो दैट आपने अगले दिन भी वो अगर चैप्टर खोल के देखा तो आप रिलेट कर पाओगे। मान लो उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन चल रहा है तो आप प्रीवियस चीजों से लिंक कर पाओगे उसको। समझ में आया? इतना पॉइंट क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ढंग से नहीं सोते हो। मैम सुबह 4 बजे सोए थे, 9 बजे की क्लास थी, 7 बजे उठे, घर से निकले और आ गए, गिरते पड़ते बस पहुंच गए कोचिंग, लेकिन क्लास में कैसे बैठे हो? ऐसे ही होता है ना। इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते। तुम ही थे आज सुबह यही कर रहे थे, वो देखो शक्ल देखो उसकी, तुम ही थे। ये था नहीं, तुम नहीं थे। और कौन था इधर से? कमलदीप थी पीछे, कभी थोड़ा थोड़ा तो कर लेती है ना। तो नींद पूरी नहीं करोगे, योर ब्रेन नीड्स रेस्ट, योर ब्रेन लिटरली नीड्स रेस्ट। सोना बहुत जरूरी है मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए, चीजों को याद रखने के लिए, चीजों को स्टोर करने के लिए, चीजों को प्रोसेस करने के लिए सोना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। बिना सोए काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब मेरी तरह हो जो जिसके 18 घंटे भी सो जाए तब भी नींद पूरी नहीं होती तो वो तो अलग बात है। खैर मेरा तो टाइम निकल गया, मैं 18 घंटे सो भी पाऊँ तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, छुट्टी वाले दिन सो सकती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं उसमें से हूँ जो छुट्टी वाले दिन मम्मी पापा ना उठाते हैं नींद में से कि खाना खा ले फिर दोबारा सो जाइयो, नाश्ता कर ले फिर सो जा, लंच कर ले फिर सो जा। छुट्टी वाले दिन मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है बस। वो कह रहा है मैम खुद तो इतना सोते हो, लेकिन एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप 7 to 9 आवर्स की स्लीप ले सकते हो। अब चाहे आप 7 आवर्स रात में सो जाओ, आप 1-1.5 घंटा दिन में सो जाओ जाके क्लास के बाद, वो आपकी मर्जी है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। लेकिन ये 3-4 घंटे की नींद में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे, आपकी ब्रेन की वायरिंग ही नहीं हुई उस तरीके से। अब या तो आप इतने ढीठ बन जाओ, इतने रिलक्टेंट बन जाओ कि आपके दिमाग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या तो आप अपनी बॉडी की वायरिंग ही वैसे कर लो कि ना सोए, ना खाए, ना पिए, तब भी चीजें काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं काम करती, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ, तो कोलैप्स हो जाओगे, ठीक है। मैं पहुंच गई थी सीधा हॉस्पिटल, तुम भी मुझे कहीं मिलोगे किसी एक हॉस्पिटल में, ठीक। फोन आएगा मैम हम एडमिट है, क्लास नहीं ले पाएंगे, ऐसे मत करना यार प्लीज। माँ बाप बहुत बहुत हिम्मत करके और बहुत मन से भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी एक चीज बताऊंगी इस एग्जाम्पल से जिससे शायद तुम रिलेट कर पाओगे कि क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मम्मी पापा बड़े मन से भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आपने डाइट पे ध्यान रख लिया, आपने स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर लिया, वेल एंड गुड।
अब अगर आप पांडा की तरह एक ही जगह बैठे रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइज नीलबटा सन्नाटा है, चल ही नहीं रहा है, बस बैठे हैं एक जगह तो बैठे ही हैं। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना जो बैठना सीखता है, उसको बैठाओ तो वो धड़ाम से लुढ़क जाएगा, वो बस उसी जगह बैठा रहता है। तो स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल को छोड़ो। स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल मतलब रुका हुआ, यू आर जस्ट सिटिंग, देयर इज नो फिजिकल एक्सरसाइज। प्लीज ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट सम फिजिकल एक्सरसाइज इन योर लाइफ। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो, चाहे वॉक कर लो, चाहे आप जिम करना है जिम कर लो, वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, और कुछ नहीं तो वॉक पे चले जाओ सुबह उठ के। ये चीज करो, एक्सरसाइज करो, स्किपिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, व्हाटएवर हेल्प्स यू। वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है। बिकॉज आई एम समवन जिससे मेडिटेशन नहीं होता, तो आई इनकॉर्पोरेट वॉकिंग इनटू माय लाइफ। ये सिंपल सा ऑल्टरनेटिव है। मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, पापा बोलते हैं बेटा फोकस करने की कोशिश करो, यहाँ पे होता ही नहीं है फोकस मेडिटेशन में। तो बहुत खराब आदत है, मेडिटेशन नहीं कर पाती, तो मेडिटेशन नहीं कर पाती तो मैं बाहर जाके वॉक कर लेती हूँ। सुबह में वॉक कर लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं उठती हूँ, 9 बजे आती हूँ तो उठती तो होंगी मैं डेफिनेटली, तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है बस अपने आप को। जैसे मैंने वो समझाया था ना, तुम्हें एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी याद है कि तुम्हें सुबह कोचिंग भेजने के लिए बस तुम्हारे बिस्तर से तुम्हें धक्का दे दो, बस बिस्तर से उतार दो किसी तरीके से, फिर तो तुम कर ही लोगे अपना काम। तो एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी भी तो वैसी थी, बस इतनी एनर्जी दे दो कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दे, ट्रांजिशन स्टेट बना दे, आगे वो भाई साहब काम अपने आप कर लेंगे। यही था या नहीं था? तो तुम्हें यही चीज यहाँ पे भी करनी है। करो, कैसे ना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वॉक करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जिमिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, व्हाटएवर हेल्प्स यू, बट प्लीज डू समथिंग। समझ में आ रहा है? इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक ब्रेक्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि टेक ब्रेक्स, तो मतलब आपने मान लो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का पढ़ाई कर ली, देन टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। आ रहे हैं समझ में? लोग बोलते हैं कि 10 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ाई कर सकते हैं, 18 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करते हैं, 16 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करते हैं। भाई मुझसे भी नहीं हुआ आज तक, तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैं बहुत बुढ़ी हूं, मुझसे तक नहीं हुआ आज तक, 10 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई एट अ स्ट्रेच। नहीं काम कर सकता, आपका दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, आपका दिमाग हैंग मोड पे चला जाएगा। फोन की स्क्रीन होती है ना, क्लिक करते रहो, नहीं काम कर रही, दिमाग भी वैसा हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास में हुआ था ना, कार्डियक साइकिल वाली एक्स्ट्रा क्लास में, याद है? मैं ही थी वो। 6 घंटे की क्लास लेके 6.5 घंटे के बाद मैंने क्या चीज गलत बोली थी कार्डियक साइकिल में, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। फिर तुमने बोला मैम आपने ये चीज गलत बोली, तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। मैंने कहा चलो ब्रेक लो, पानी वानी पियो, फिर करते हैं, हाँ या ना? तो बीइंग अ टीचर बेटा, अगर मुझे चीजें आती हैं तो मैं खुद इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है कि भाई 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, आराम से थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर उसके बाद ब्रेक लेके क्लास में दोबारा जाओ। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है हम बड़ों को ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यू कैन नॉट हैव वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सिटिंग आवर्स, एट अ स्ट्रेच आप नहीं कर सकते हो। ब्रेन सैचुरेट हो जाएगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा, एनर्जी नहीं फील होगी, ऐसा रहेगा बस सामने किताब पढ़ी है लेकिन फोकस नहीं हो रहा। क्या है, पढ़ा तो रहे हैं मैम, कुछ तो बोल रहे हो ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्लीज पढ़ रहे हो लेकिन क्या पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग को फोकस नहीं है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ किताब खुली रहे सामने और तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे दिमाग को ब्रेक चाहिए। एंड ब्रेक में वो बच्चा आया नहीं जिसके लिए ये स्पेशल पॉइंट था, बट कोई बात नहीं, अगर वो देखेगा नहीं तो तुम लोग दोस्त हो, उसको कम्युनिकेट कर देना। मुझे नहीं पता इसकी स्पेलिंग यही होती है या नहीं होती, मुझे नहीं पता। क्लैश ऑफ कैन्स होता है ना, यहाँ पे मैंने क्या, क्लैन, क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है।
लो देखो, गेम के नाम, अगर मैं तुमसे अभी कोई मैकेनिज्म पूछ लूं, बता दो जरा, बता दोगे तो? ये गेम कैंडी क्रश, अरे भाई ब्रेक लिया है मैम, फोन लेके बैठे हैं, टैब लेके बैठे हैं, अगर आपने ब्रेक में भी स्क्रीन यूज की, फायदा क्या हुआ? आपने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया है, आपने अपनी आंखों को रेस्ट नहीं दिया है। अभी जैसे आई चेकअप करवा के आए थे ना कि मेरी आंखें सही है या नहीं सही है, वो कह रहा है मैम को मैंने गलत बताया, क्यों बताया? बट स्टिल होते हो ना, मैं खुद चेक करवाने गई थी अपनी आंखें, मैंने कहा बच्चे इतनी दूर बैठते हैं तो मुझे ना ऐसा लगता है कभी कभी ब्लर हो जाता है विजन, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स करके ब्लिंक कर लिया करो अपनी आंखों को, और स्पेक्स पहनो, जो मैं पहनती नहीं हूँ बट ठीक है पहनना स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तो जब आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक का ये मतलब नहीं होता कि वेब सीरीज लगा ली और एक हाथ में पॉपकॉर्न ली और एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और लगे वो वेब सीरीज देखने में, नहीं। ब्रेक का मतलब होता है आपको मेंटली ब्रेक लेना है, यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड स्पेस। स्क्रीन छोड़ो, आंखों को रेस्ट दो, स्क्रीन नहीं यूज करना है। इस टाइम में आपने स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, स्क्रीन टाइम नहीं यूज करना है। यहाँ पे कैसे ब्रेक ले सकते हो? पावर नैप ले लो, आपकी जैसी मर्जी। अगर आपका पावर नैप 2 घंटे की स्लीप में कन्वर्ट नहीं होता तो, बिकॉज मेरा पावर नैप ऐसा होता है कि वो 2 घंटे बाद आँख खुलेगी। पावर नैप लेना है, पावर नैप ले लो, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर रनिंग इफ यू वांट टू, गो फॉर अ जिम, गो फॉर अ जॉग, कुछ भी जो आपको सही लगता है, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। जो मर्जी है, जैसे आपको अच्छा फील होता है आप वैसे अपना ब्रेक लो, जैसा आपको करना अच्छा लगता है आप वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? बस ब्रेक लो, और ब्रेक में स्क्रीन टाइम नहीं यूज करना। प्लीज भगवान के लिए हाथ जोड़ रही हूं, फॉर गॉड सेक, फोन मत लेके बैठा करो। एक और कॉमन चीज, तुम तो चलो ड्रॉपर बैच हो 11-12 की पीटीएम में, मैम बच्चे ना आपकी क्लास लेके आते हैं, या सर जिसको भी बोला, क्लास लेके आएंगे, फिर घर आके दोबारा लैपटॉप के सामने या टैब के सामने या फोन के सामने ईयरफोन्स लगाए और लेक्चर सुन रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम लेक्चर यहाँ से सुन के गए हो, लेक्चर यहाँ से समझ के गए हो, तो तुम्हें वो 10 जगह से लेक्चर क्यों देखना है जाके दोबारा, या तुम्हें वही लेक्चर दोबारा क्यों सुनना है? क्लास में बैठे थे तो सस्टेन्ड अटेंशन इसीलिए बोला था ना कि सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं टीचर्स, देखो ध्यान से बोर्ड पे लिख क्या रहे हैं। जैसे क्लैंस बहुत जल्दी दिख गया था तुम लोगों को, तो यहाँ काम की चीज नहीं दिखती होंगी, है ना? उसको समझो। अब मानो फायदा ही नहीं है कि तुम स्क्रीन पे लगे हुए हो, नहीं, घर जाके सेम लेक्चर क्यों देखना है दोबारा? नोट्स खोलो, रिवाइज करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और चीज, आपका स्टडी मटेरियल, आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू विश टू, जो भी आपने डीपीपी ले लिया, आपने मॉड्यूल ले लिया, आपने पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक ले लिया, 10 जगह से मत सवाल करो, 10 जगह हाथ मत मारो। पहली बात तो हैव अ गुड एंड रिलायबल स्टडी मटेरियल। अपने टीचर से बात करो, वो आपको उस सब्जेक्ट के लिए आपका गुड एंड रिलायबल स्टडी मटेरियल क्या है वो बताएंगे। यू हैव योर डीपीपीज, यू हैव योर मॉड्यूल्स। 10 जगह से सवाल करने के बजाय अगर उस 2 या 3 किताब से, उस डीपीपी मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक से रिपीटेडली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। और उसी से आता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, when you are practicing questions or when you are solving questions, please do that time bound, please do that time bound। टाइमर बेस्ड करो। नीट के पेपर में 24 घंटे नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूओ सॉल्व करने के लिए, समझ आ रहा है? 3 घंटे 20 मिनट में सारे सवाल करने हैं। एटलीस्ट सारे पढ़ोगे तभी तो वो सेक्शन बी में से छाट पाओगे कि कौन से करने हैं या कौन से नहीं करने, या बिना पढ़े अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके चलो कोई बात नहीं यही कर लेते हैं,
वो तो नहीं होगा, पढ़ने तो सारे सवाल पढ़ेंगे। तो 3 घंटे 20 मिनट में अपने दिमाग को इस तरीके से प्रोसेस करना है कि आप सारे सवाल कर पाओ। तो वो कैसे हो पाएगा? जब आपने, मान लो हो सकता है आपने पहली बार क्वेश्चन ऐसे ही किया हो बिना टाइमर के, मैं नहीं माना कर रही, आप पहली बार बिना टाइमर के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरी बार करोगे तो टाइमर लगा के कर लो यार, फिर उसको दोबारा रिवाइज करोगे, फिर टाइमर लगा के करो। आपको अपनी स्पीड भी मैनेज करनी है कि जूओ बॉटनी मिला के मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 1.5 घंटे तक बायो मत लेके बैठना, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाएगी। और OMR मार्किंग, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं यहाँ पे, OMR मार्किंग ना यहीं सीखो। ये नहीं कि मैम वाइट फ्लूइड दे दीजिए, मैम प्लीज OMR शीट दूसरी दे दीजिए, या सर प्लीज OMR शीट दूसरी दे दीजिए। देने को तो हम दे देंगे बेटा, बट यहाँ पे तुम्हें उसी मोड में प्रैक्टिस करना है कि मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, और मैं OMR भी मार्क कर रही हूं। लास्ट नीट पेपर में यही हुआ था। मेरे कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने शायद फिजिक्स का 70% OMR मार्क ही नहीं किया। मैम पेपर में सॉल्व तो कर रखा है, लेके आए हैं पेपर दिखाने के लिए, मैम सॉल्व कर दिया लेकिन OMR में मार्क नहीं किया। फायदा हुआ उसका कुछ? और क्या ये गलती करते हो तुम लोग या नहीं करते? अपनी गलती तो नहीं मानोगे, करते हो या नहीं करते? होती है ना ये गलती, या तो OMR में मार्क करना भूल जाते हो या फिर OMR गलत मार्क कर देते हो। तो वो चीज आप अभी प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करो टाइम वेस्ट। और चाहो तो OMR को जेरोक्स करवा लो, फोटोकॉपी ले लो OMR की, और OMR मार्किंग प्रैक्टिस किया करो जब घर पे सॉल्व करते हो। कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, टाइम बाउंड किया करो अलॉन्ग विद दी OMR, डू दैट। समझ में आ रहा है? और पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे 20 मिनट नहीं, वो 20 मिनट तुम्हारी OMR मार्किंग के लिए होती है। इस चीज को समझ लो, मैं सच बता रही हूँ, गांठ बांध लो। ये मत सोच के बैठो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, 3 घंटे 20 मिनट सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। OMR कौन मार्क करेगा? और OMR को ध्यान से भी तो मार्क करना है। मान लो आपने सेक्शन बी में से 5 छाटे, तो जरूरी तो नहीं है आपने सीरियल में छाटे, तो आप क्वेश्चन नंबर देखोगे और तब उसको OMR में मार्क करोगे। अगर एक भी गलत हुआ, सीरीज से सारे गलत हो जाएंगे। आया समझ में? तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, पेपर सॉल्विंग करते हो, तो पेपर सॉल्विंग प्लीज टाइम बेस्ड किया करो। पहली बात, एक तो इसको किया करो टाइम बेस्ड, और दूसरा OMR मार्किंग कर लिया करो। फोटो कॉपी कराने में बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगेगा, लगेगा? PDF मैं दे दूंगी तुम्हें, OMR की प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? बट उसको फोटोकॉपी करा लो और उसको सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रही सारे क्वेश्चंस, बट हफ्ते में मान लो तुम 2 पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसको तो तुम OMR बेस्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते? उतना तो कर सकते हो, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है यार वो तो तुम्हारे पढ़ने की, उतना तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? नहीं? और एक और चीज, मैम बैकलॉग बन गया है, मेरे कान पक गए ये शब्द सुन सुन के, बैकलॉग बन गया है। मैं बाय गॉड मम्मी से जाके पूछती हूँ, मम्मी बच्चों का बैकलॉग कैसे क्लियर करवाऊं? तो मम्मी मुझे बोलती है चुपचाप खाना खा और सो जा, और अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस में रखा कर। बैकलॉग तुम लोगों का कैसे क्लियर कराऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बात, सिंपल सी बात बताओ, बैकलॉग बना कैसे? टीचर्स ने जब जो चीज पढ़ाई तुम पढ़ नहीं रहे थे, मैं पढ़ा रही हूँ लोकोमोशन, तुम पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का थर्मो, वो टॉपिक कौन पढ़ेगा लोकोमोशन में? मैं तो पढ़ चुकी हूं, मेरा तो हो गया जो होना था। और फिर उसके बाद टेस्ट से एक दिन पहले आओगे, मैम प्लीज ये चैप्टर पढ़ा दो। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन क्या तुम्हारा फोकस होगा उतना? क्या तुम उतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे जितनी अच्छी तरीके से तुम रेगुलर पढ़ते तो कर लेते? हम तो बेटा करा ही देंगे, मेरा तो काम ही है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा दूंगी, एक दिन पहले भी बिठा के चैप्टर पढ़ा देती हूँ, मना नहीं करती कभी भी। मना किया है किसी को कभी? डांटा होगा, लेकिन मना करके तो नहीं भेजा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। तो मुझे चाहे एक्स्ट्रा रुक के पढ़ाना हो, मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? लास्ट मिनट क्रैमिंग कर रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू। बारिश शुरू हो गई, देखा कितनी जल्दी? ये होता है अटेंशन, इसको बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो बैकलॉग क्रिएट क्यों होगा?
जब जो चीज पढ़ाई है उसको उसी दिन जाके रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं तो अगले दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो जाके। और सबसे बड़ी बात, आप मान लो बायो में मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मेट्रो में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, नाचते हुए तो नहीं जाते हो, डांस तो करते नहीं हो, आराम से बैठ के या खड़े होके जाते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ मेट्रो में भीड़ होती है, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती, आई अग्री, कोई बात नहीं, मैं भी जाती हूँ, मुझे भी पता है नहीं मिलती जगह कभी कभी। आप इतने छोटे से वो जो स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे से, उस स्टिकी नोट्स में अगर आपने सिर्फ अपने फॉर्मूलाज लिख लिए और आप वो एक छोटी सी चिट को अपने हाथ में लेके चलो, तो क्या आप घर तक पहुंचते पहुंचते फॉर्मूला नहीं याद कर सकते? नोट्स की फोटो खींच लो, मैं ये नहीं कह रही कि रोड क्रॉस करते हुए जाओ और फोन देखते जाओ, नहीं, जब मेट्रो में या बस में खड़े हो या बैठे हो, नोट्स की फोटो ले लो। क्या आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो उस टाइम? तो घर पे तुम जो एक्स्ट्रा 2 घंटे वेस्ट करते फॉर्मूलाज लिखने में, वो चीज यहीं कर लो, वो चीज रास्ते में कर लो। टाइम को यूटिलाइज करना है, सिंपल सी बात है, क्या करना है क्या नहीं करना वो हमारे हाथ में है। हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो हमें सोचना है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अपना रिविजन या स्टडी को अप टू डेट रखा करो, उसको डीले करो ही मत ना, उसको डीले करोगे ही नहीं तो बैकलॉग कहां से क्रिएट होगा। और या तो सेम डे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो या फिर सॉल्व इट दी नेक्स्ट डे, ईदर सेम डे या मैक्सिमम नेक्स्ट डे, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मॉड्यूल डीपीपी लगा के भगवान के लिए 2 या 3 दिन के अंदर डाउट पूछ लो टीचर से। आया समझ? लोकोमोशन पढ़ा रही हूं, अभी भी मेरे पास बच्चे आए हैं, मैम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझा दीजिए। समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगी, लेकिन मैं पढ़ा रही हूं लोकोमोशन, तुम अभी भी ब्रीदिंग के डाउट्स पूछ रहे हो मेरे से। ये बताओ, खुद सोच के देखो, फायदा है उस चीज का कुछ? टीचर्स तो पढ़ा देंगे, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तुम्हें जो रिक्वायरमेंट है, हम टीचर्स हैं तुम लोगों के साथ, तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें डाउट क्लास लेनी है, हम कर रहे हैं, हम चीजें करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है, बट आपको भी तो सामने से उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं रिविजन लेके पढ़वा के भेजूं, मैं क्वेश्चंस करवा दूं, तुम उस पीपीटी को खोल के भी नहीं देखते हो घर जाके, और वो सेम गलती पेपर में करके आते हो, और यही आगे नोट्स में आएगा, डोंट्स में आएगा, जो आपके स्कोर को नीचे लेके आएगा। ठीक है, अब मान लो ठीक है, हो गया, स्कोर्स बढ़ा लिए जितने बढ़ाने से, अब कुछ फैक्टर्स कर लो जो आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स थे, जो भी आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स थे जो आपके स्कोर को कम कर सकते हैं। अब स्कोर कम कौन कौन करेगा? एक तो क्रैमिंग, मगिंग अप, लास्ट मिनट पे पढ़ने बैठोगे, सब जाके रट्टा मार के आ जाओगे और फिर उसके बाद जाके उल्टी कर दोगे। तो लास्ट मिनट स्टडी मत किया करो बेटा जी, चीजों को पहले ही प्रायर पढ़ा करो, अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी। लास्ट मिनट रिवीजन होता है, लास्ट मिनट स्टडी नहीं होती है। लास्ट मिनट स्टडी को अवॉइड करो, पहली बात तो। दूसरा, कॉग्निटिव, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नहीं सीखते हो, तुम सिर्फ रट्टा मार लेते हो स्टेप्स का, ये किया ये किया ये किया ये किया। अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा भी चेंज कर दिया, वैल्यूज चेंज कर दी, कुछ भी ऑल्टर किया क्वेश्चन को, तुम्हें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब तुम बेटर तरीके से उस चीज को कर पाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हो ना, क्वेश्चन की रट्टा मत मारा करो, स्टेप्स का रट्टा मत मारा करो, स्टेप्स को समझा करो, उसको समझ लो, और तब कितना भी क्वेश्चन तुम्हारा इधर उधर हो जाए। एनसीईआरटी वाले असाइनमेंट में क्या हाल था तुम लोगों का?
तुम्हारी शक्लें बता दूं थोड़ी, यही था ना एनसीईआरटी वाले असाइनमेंट में? क्या था? एनसीईआरटी से बाहर का कोई शब्द था? लेकिन मैम हमने चीजों को समझा नहीं। आपने इंक्रीज डिक्रीज किया, एक्सेस चेंज किया, आपने परसेंटेज चेंज किया, हमें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। आपने ऑर्डर चेंज कर दिया चीजों का, हमें समझ में नहीं आया हुआ क्या। आया समझ? तो यू नीड टू डू दैट। जब आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी को नॉवल की तरह मत पढ़ा करो। एक एनसीईआरटी को एक चैप्टर ढंग से पढ़ने बैठोगे तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। ईमानदारी से पढ़ के देखना एक बारी बैठ के। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, वो देख रहा है अच्छा इतना लगता है, मैं आज जाके देखूंगा, चैप्टर पढ़ के देखता हूँ कितना लगता है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो डू नॉट कंसिडर योर एनसीईआरटी एज अ नॉवल। एनसीईआरटी नॉवल नहीं है, उसको ढंग से समझ के पढ़ा करो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। समझ आ रही हैं चीजें? आ रहा है समझ में? अब उसके बाद कॉग्निटिव फैक्टर्स में ऑलमोस्ट समझा चुकी हूं तुम्हें। ये बड़े खराब हैं तुम्हारे, बहुत ही खराब हैं। आपके बिहेवियरल फैक्टर्स जो आपके स्कोर को रिड्यूस करेंगे। पहली बात तो कसम खाई है जब नीट के लिए ड्रॉप लिया था कि टीचर्स की तो सुननी ही नहीं है ना? कसम खा के आए थे, ओथ सेरेमनी हुई थी बाकायदा तुम लोगों की। अगर मैं बोलती हूं कि तबीयत ठीक नहीं है, अगर बहुत अर्जेंसी है, नहीं तो पीसीएम ले लो, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, पीसीएम ले लो, दवाई ले लो और आ जाओ क्लास में। एटलीस्ट लिसन। तुम लोग अगर सोचोगे ना, उससे मुझे एक चीज याद आता है यहाँ पे, एक चीज जो सबसे पहले सस्टेन्ड अटेंशन बताया था। आपके ब्रेन में जब आप पढ़ते हो तो या तो विजुअल प्रोसेसिंग जो आप देख रहे हो, और साथ में ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो आप सुन रहे हो। अगर आप क्लास को रेगुलर अटेंड करोगे चीजें बहुत हेल्प करेंगी। और जब सेशन खत्म होने वाला होगा मुझे याद दिला देना, मैम अपने कॉलेज का एग्जाम्पल बता देना एक, इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। पहला, क्लासेस स्किप करना। यू आर स्किपिंग दी क्लासेस। आप क्लासेस स्किप करते हो, मत करो। रेगुलर रहो क्लास में, क्लास में रेगुलर रहो। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है बात अलग है, अदरवाइज कोशिश करो कि क्लास में रेगुलर हो। उसके बाद टेस्ट मिस मत करो। डू नॉट स्किप योर टेस्ट। मैम ये चैप्टर ना हुआ नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम प्लीज ये वाला टेस्ट ना दें, अगले वाला दे देंगे। मैम तो हाँ बोल ही देंगी। ये तुम्हारा कब विषय साइकिल बन जाएगा, कब तुम्हें इस बात का नशा हो जाएगा कि पेपर छोड़ना है क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं होगा इस चीज का। मैं मान रही हूं हो सकता है तुम्हारा 100% सिलेबस ना हुआ हो। अरे भाई 50% हुआ, 60% हुआ, 40% हुआ, 70% हुआ, जितना हुआ है, जितने चैप्टर्स हुए हैं उतने चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख लो कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, खत्म। लेकिन टेस्ट स्किप मत करो। समझ आ रहा है? डू नॉट स्किप टेस्ट प्लीज। इसके बाद तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस पे बात करूंगी तो एक अलग 1 घंटा और हो जाएगा, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। तुम ऑलरेडी उतने समझदार हो कि तुम्हें पता है डिस्ट्रैक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। बट मान लो घर के काम हैं, थोड़े बहुत करवाने हैं, ठीक है, घर में जिम्मेदारियां सबके होती हैं, फैमिली इश्यूज सबके होते हैं, थोड़े बहुत घर में काम कराने पड़ते हैं, मैं भी कराती हूँ। सुबह खाना बना के आती हूँ मम्मा के साथ, कपड़े भी धो के आती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं या हम कोई दूसरे प्लैनेट से उठ के आए हैं, नहीं। सिंस हम दोनों वर्किंग हैं तो दोनों को मिलके करना होता है, तो एवरीबडी डज दैट। सब करके आते हैं घर पे थोड़ा बहुत काम, काम सबके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैम इन दीदी की शादी थी, इन भैया का बर्थडे था, उन वाले चाचा की शादी थी, उन वाले चाचा की एनिवर्सरी थी, उन मामा के बेटा हुआ है, उन मौसी की बेटी हुई है। अरे फैमिली फंक्शंस जो होने हैं होंगे, तुम लोग नहीं भी जाओगे तो भी बर्थडे पार्टीज होंगी, शादियां होंगी, कुछ इवेंट रुकेगा नहीं। तो अपनी जो फैमिली
अगर आप फैमिली फंक्शंस कह लूँ इन शॉर्ट, कितना टाइम बचा है? 8 महीने। 8 महीने के लिए तुम ये चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये 8 महीने का त्याग है, 8 महीने का सैक्रिफाइस है। बस उसके बाद तुम वो अचीव करोगे जो तुम करना चाहते हो, समथिंग दैट यू वांटेड टू डू। अगर घर वालों ने जूते चप्पल मार के भेजा है तो बात अलग है, लेकिन अगर खुद मन से तैयारी करने आए हो तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस बनता है। डॉक्टर बनना इतनी आसान बात नहीं है, इतना आसान काम नहीं है डॉक्टर बनना, एक्चुअली में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब आप डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हो, फैमिली फंक्शंस वगैरह यार थोड़े बहुत स्किप कर भी दोगे। 1 साल की बात है, जिनकी शादी बर्थडे पार्टी होना है सब होता रहेगा, उसके बाद अटेंड कर लेना, और उसके बाद और गर्व से अटेंड करोगे, और गर्व से अटेंड करोगे जब तुम जाओगे फैमिली फंक्शन में और घर वाले तुम्हें बोलेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एमबीबीएस कर रहा है या कर रही है। तब जो प्राउड फील होगा वो देखना, कसम से वो जो प्राउड फील होगा ना वो देखना, ठीक है? और लड़कों को तो बोलती हूँ, लड़कियों को भी बोल रही हूँ कि आजकल की डेट में लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब लड़की होने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना कि मेरी बेटी ये काम करती है, तो यू विल फील वेरी प्राउड, ट्रस्ट मी, ठीक है? ये चीज़ लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है कि तुम्हें भी पढ़ना है। समझ आ रही है? वो तो अलग ही पता नहीं कौन से टैंजेंट पे चला गया। क्या हुआ, कहाँ पहुँच गए तुम पढ़ाते पढ़ाते? सुनते सुनते कहाँ पहुँच गए? यही हो ना? ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो फोन का यूज लिमिटेड करो। फोन या स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टैब स्क्रीन, व्हाटएवर इट इज, इसका यूज कम करो। इसको क्यों इतना फ्रीक्वेंटली यूज करना है? तुमने लेक्चर समझ लिया, तुम्हारे पास मॉड्यूल मिलता है, डीबीबी की हार्ड कॉपी मिलती है ना? तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम्हें पूरा लेक्चर दोबारा देखना है? तुम्हें क्या जरूरत है वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की? कोई नीड ही नहीं है, टाइम वेस्ट है वो पूरा। समझ आया? वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो रिवीजन नहीं करते हो, एक तो फिफ्थ क्या है, रिवीजन नहीं करते हो, और टेस्ट स्किप कर देते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट एनालिसिस नहीं करते। हो गया, मुझे भी सुनाई दे रहा है। टेस्ट एनालिसिस नहीं करते। क्वेश्चन पेपर का या तो हवाई जहाज बना दोगे या नाव बना के तैरा दोगे। अगर तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए हो, टेस्ट दिया है यहाँ पे, तो घर जाके आंसर की से मैच करो। कौन सा सवाल गलत था वो देखो, कौन से सवाल में क्या गलती थी वो देखो, उस सवाल को दोबारा गलत मत करना। समझ में आया? सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। और क्लास में सुनने का और समझने का इंपॉर्टेंस 2 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दूंगी। मास्टर्स के टाइम पे, फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे मेरी तबीयत खराब थी 3rd सेमेस्टर में, और मैं बहुत बीमार थी, और मैंने लेजिट कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने सुबह 6:30 बजे घर पे फ़ोन किया, मैं सही बता रही हूँ, अगर मम्मी पापा मिलेंगे ना कभी पूछ लेना उनसे। मैंने घर पे फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा पापा को बोलो, पापा को भी बैठा लो साइड में, स्पीकर पे कर लो फ़ोन। तो पापा ने कहा हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पापा मैं ना फेल हो जाऊँगी इस एग्ज़ाम में। तो पापा कह रहे क्यों, पढ़ाई नहीं की? मैंने कहा मुझे फीवर हो रहा है 10 दिन से और मैंने घर पे बताया नहीं था। तो कहते टेस्ट छोड़ो, आ जाओ, एग्ज़ाम छोड़ दो, बाद में बैक वाला पेपर दे देना। मैंने कहा नहीं, पेपर तो मैं दे के आऊँगी। तो कह रहे पढ़ाई नहीं तो क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बाद में दूंगी, अभी भी तो बैक ही आ जाएगी, दे दूंगी। बाद में पेपर दे दी तो बैक का पेपर दे दूंगी। मैंने कहा पेपर तो मैं दे के आऊँगी, पेपर दे के बस मैं आ रही हूँ फिर घर। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने पेपर दिया, मैं फिर शाम की फ़्लाइट से घर चली गई। और मैं जब सुबह गई एग्जाम देने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला ओए तूने ये पढ़ लिया, ये वाली किताब पढ़ ली, ये वाली किताब पढ़ ली। मैंने कहा मैंने ना कुछ नहीं पढ़ा, सही में कुछ नहीं पढ़ा, मेरी तबीयत खराब है। और मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिख दिया, और मैं आ गई घर छुट्टियों में। जब मैं वापस गई हूँ, मैं रास्ते में ही थी, तब मुझे फ़ोन आया मेरे फ्रेंड का, तू तो बोल रही थी तूने पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा मैंने सही में पढ़ाई नहीं की थी, क्या हुआ? कहता तू ये बता तूने टॉप कैसे किया है, तू आ तुझे बताते हैं फिर। मैंने कहा यार मैंने सही में पढ़ाई नहीं की थी। तो उन्होंने बोला कि सर और मैम ने तुझे बोला है कि आके मिले, मेरे जो प्रोफेसर्स थे। मैं गई वहाँ पे, तो कहते तुमने तो हमें आके बोला था कि सर मैम मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने कहा सर मुझे सही में लगा था मैं फ़ेल हो जाऊँगी। तो कहते ये किया क्या है? मैंने कहा सर आपने, सर या मैम, मैंने कहा आपने जितना पढ़ाया था
मुझे वो इमेज याद थी, मैंने वो चीज़ें सुनी थी, बस उतनी चीज़ें देख के और सुन के मैंने उन्हीं चीज़ को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखा, एंड उसका रिजल्ट तुम लोगों के सामने होता है मेरी वेलकम स्लाइड पे। ट्रस्ट मी, गलतियां करोगे, मेहनत करोगे, बहुत सफ़र करना पड़ेगा। सफ़र करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाँ करनी पड़ती है, लेकिन जब मेहनत रंग लाती है इस तरीके से जब रंग लेके आएगी ना कि यू विल बी वेरी गुड एट समथिंग, मतलब ट्रस्ट मी, मेरी जितनी हेल्थ इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे सब भूल गई मैं जब मेरे हाथ में वो गोल्ड मेडल आया। बस फिर मुझे कुछ नहीं याद रहा सच में, एंड एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट, कसम से। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, पहला तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं, जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो अफेक्ट करेगी तुम्हारे परफॉर्मेंस को। जो भी तुम टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वॉट एवर इट इज, रिविजन टेस्ट, मॉक टेस्ट, यहाँ पे माइलस्टोन, सिटी टेस्ट, AITS, वॉट एवर इट इज, करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यू विल गेट अ रिवॉर्ड। नाउ व्हाट इज अ रिवॉर्ड? रिवॉर्ड दो हो सकता है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला फैक्टर, इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाला फैक्टर। इतना तो पता है। इंट्रिंसिक तुम्हें अंदर से शांति होगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार मेहनत की थी और सफल गई। एक्सट्रिंसिक क्या होंगे, टेस्ट में नंबर आएंगे, हम लोग शाबाशी दे देंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो फिर डांट देंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो शाबाशी दे सकते हैं या डांट सकते हैं, बीच का कोई रास्ता हमें आता नहीं है। ठीक है, एंड एट द एंड तुम्हारा एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, योर गोल सेटिस्फैक्शन। और तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल? नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क करना ही करना है। एंड एट द एंड ऑल आई वुड से इज सक्सेस इज दी सम टोटल। रट्टा नहीं मारा है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सक्सेस होता क्या है, आप ईच एंड एवरी डे जो थोड़ी मेहनत करते हो ना, वो एट द एंड आपका लार्जर स्केल पे सक्सेस आता है। सो सक्सेस इज बेसिकली दी सम टोटल ऑफ ऑल दी एफर्ट्स, डेली बेसिस पे जो तुम एफर्ट्स लगा रहे हो। समझ में आया? तो डेली बेसिस पे एफर्ट्स लगाते रहो, टीचर से जो हेल्प चाहिए लो, जो गाइडेंस चाहिए पूछो हमसे, हम अवेलेबल हैं। बट प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करो, बैकलॉग ना क्रिएट हो, रिविजन स्ट्रैटेजी समझ लो, जो समझा दिया है। और कुछ डाउट है तो आके पूछ लेना, समझ में आ रहा है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लैपिंग नहीं, क्लैपिंग ये तब बजाना जब रिजल्ट आएगा, तब यू विल नॉट क्लैप, आई विल क्लैप फॉर यू। ठीक है, आई विल क्लैप फॉर योर परफॉर्मेंस। हो गया? कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज? ठीक है, दैट्स इट नाउ।